हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 3 का यूनिट 2 कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और ये यूनिट 9 है जो एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में वो भी ऑलमोस्ट इसमें कवर किया जा चुका है। एक और टॉपिक छूटेंगे, उसको कवर करा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। जो पहले की तरह जो कल जो पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बेहतर और इम्पोर्टेंट आज की तारीख में देखा है तो 5th जनरेशन जो चल रही है कंप्यूटर से संबंधित, उससे संबंधित टॉपिक आज बहुत अच्छे से हर एक डायमेंशन को कवर करते हुए पढ़ेंगे। पहले कुछ चंद मिनट इसको रिवाइजन करते हैं बड़े बड़े शब्दों में। ई शासन क्या होता है? ई गवर्नेंस कहते हैं इसको। जो सरकारी सेवाएं हो गई, सूचना हो गई, उनके आदान प्रदान करना है, लेन देन करना है और पहले से मौजूद कुछ सेवा हैं उनका एकीकरण और सूचना पोर्टलों के लिए जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का जो प्रयोग कर रहे हैं अपन, उसी को क्या कर रहे हैं अपन? ई शासन कह रहे हैं। इसके 4 स्तंभ मतलब प्रक्रिया होंगे, कोई प्रोसेस होती है भाई, और फिर उसमें लोग इन्वॉल्व करेंगे भाई प्रोसेस के लिए, फिर एक टेक्नोलॉजी होगी और फिर उसमें संसाधन उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो इसमें मतलब जो प्रोसेस दी गई है, ई प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्रों में 3 इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था: ई प्रशासन, ई लोकतंत्र और ई सेवाएं। विश्व बैंक के अनुसार ई शासन में क्या करते हैं अपन कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन चाहिए, ये मुख्य सूच इसके होते हैं। और नागरिक, व्यापारी और सरकारी अंगों के साथ संबंधित रूपांतर करने की क्षमता रहती है। ई प्रशासन मूल रूप से स्मार्ट की दिशा में पहल है। स्मार्ट का मतलब होता है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। तो इस टाइप से स्मार्ट के बारे में दिया गया है। उदय के कारण शासन का जटिल होना और सरकार से नागरिकों की अपेक्षा में वृद्धि होना। उद्देश्य यही है कि भाई नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना है, पारदर्शिता, जवाबदेही का पालन करना है, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है, शासन दक्षता में सुधार करना है, व्यापार उद्योग के साथ में इंटरफेस में सुधार करना है। पहले मतलब देखो सबसे पहले कि 70 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हो जाती है, एनआईसी वगैरह बन जाते हैं, बाद में देखेंगे इसको भी। 2012 में इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही बन जाता है ये, ठीक है। 16 में आईसीटी से अलग पृथक करके ना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पृथक से पूर्ण मंत्रालय बन जाता है। 77 में एनआईसी बन जाता है, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर बन जाता है। इसमें 4 डाटा सेंटर होते हैं, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद। तो एनआईसी का एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर? दिल्ली में होता है। और एनआईसी का एक्सीलेंस ऑफ ब्लॉकचेन कहाँ पर? टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में होती है। और कंप्यूटर इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स टीम दिल्ली में होती है। और एनआईसी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट कहाँ होती है? पुणे में होती है, ठीक है। एनआईसी की निम्नलिखित क्या क्या सेवाएं देते हैं? जैसे सरकारी ई प्रोक्योरमेंट के बारे में देख रहे हैं अपन, सेवा प्ले से सब देखे आए हैं अपने, ठीक है। और आगे इसको करते हुए 87 में नेकनेट की स्थापना की, जो उपग्रह आधारित इंटरनेट नेटवर्क था। 90 में इसका विस्तार कि राज्यों की राजधानी से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और 98 में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना की गई थी। 2000 में सभी केंद्रीय मंत्रालय विभागों के कार्यान्वयन के लिए ई गवर्नेंस के लिए 12 सूत्री एजेंडा तैयार किया गया था। और आईसीटी के लिए मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में, ठीक है। और इस अधिनियम में 2008 में संशोधन भी किया गया था। भारत में आईटी को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एक्शन प्लान के आगमन के लिए राज्यों में आईटी मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा में आयोजित किया गया था। सरकार और नास्कॉम ने 2002 में एनआईएसजी स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए सरकार के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की थी। 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एनईजीपी की शुरुआत की गई, जो इसमें 31 मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जो 8 समर्थन घटक शामिल होते हैं। और इस नीति को 2000 एनपीआईटी है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी संबंधित है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी से, एक नेशनल पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 में अपनाई गई थी। इसकी यदि उपयोगिता के बारे में देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग देश विदेश से घटनाक्रम भली भांति परिचित हो सकते हैं। इसके माध्यम से योजना और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। सूचना का अधिकार, ई प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांति परिवर्तन ला सकते हैं। विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं से आम आदमी तक इंटरनेट के माध्यम से पहुँच हो सकती है और उसके बाद में जानकारी ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण कारक है। सूचनाएं सीधी संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सकें और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और एक शोषण का कारक रहा है। विशेषताओं में कई प्रकार की विशेषताएं, उनको भी रीड कर लेना है। और विभिन्न अवधारणाएं जैसे ई प्रशासन क्या होता है, ई सेवाएं क्या होती हैं,
ठीक, ई गवर्नेंस क्या होती है, ई लोकतंत्र क्या होता है। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं। ई प्रशासन है राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग, प्रबंधन, सूचना प्रणाली के लिए डाटा रिपोजिटरी का निर्माण, रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, तो ई प्रशासन हो जाता है। ई सेवाएं क्या होती हैं, इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है। उदाहरण की ऑनलाइन सेवा का प्रावधान। ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना ई सरकार कहलाता है। ठीक है, यानी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईसीटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ई लोकतंत्र में राज्य के शासन में समाज की सभी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, जिसके अंदर पारदर्शिता, जवाबदेहिता, लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसमें नीतियाँ, ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, जनमत संग्रह सब होता है। ये टाइप्स होते हैं, जैसे कि बात करें अपन G2G, सरकार से सरकार, या सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, तो G2G कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं राष्ट्रीय के बीच में, राज्य और स्थानीय सरकार के मध्य में, और इकाई विभिन्न स्तरों के बीच में कार्य करते हैं। G2C यानी सरकार और नागरिक के बीच में, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार और आम नागरिकों के बीच में G2C कहते हैं। यह एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय और कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों की साझा करने की स्वतंत्रता होती है। G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, बिजनेस, सरकार से बिजनेस, व्यवसाय। इसमें जो ई सरकार होती है, ई गवर्नेंस होती है, बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सही तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता होती है, इसलिए यह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेज़ी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर संतुष्ट स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। चरण देखते हैं इसके। कंप्यूटरीकरण होता है, फिर नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति होना चाहिए, ऑनलाइन अंतर की क्रियाशीलता हो जाती है। लाभ के बारे में बात करें, देखो प्रशासनिक कार्य सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सरकारें विभिन्न योजनाएं और नीति बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण बेहतर तरीका से कर सकती है। ई गवर्नेंस के परिणामस्वरूप एक कॉमन डाटा सेंटर तैयार हो जाता है। इससे जनता और सरकार के मध्य में स्वास्थ्य और पारदर्शी संवाद बनता है। ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन मिलता है। नुकसान क्या है कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक सरकार का मुख्य नुकसान सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली में स्थानांतरित करना सबसे बड़ी समस्या है, और यह प्रणाली व्यक्ति के संपर्क को खो देती है, बहुत से लोगों को द्वारा मूल्यवान जो होती है। और दूसरा क्या है कि भाई बोले कि सर्वर नीचे चला गया, इस टाइप की मतलब जहाँ से दे दिए जाते हैं। ई सरकार का सेवा का कार्यान्वयन कई प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के साथ होता है। अक्सर ये बहाना होता है कि सर्वर नीचे चला गया है, और प्रदान की गई समस्याओं के जो सेवा के साथ समस्या प्रौद्योगिकी के कारण भी है, ये तो हकीकत है। चुनौती के बारे में बात देखें तो अवसंरचना की बहुत बड़ी समस्या, ये तो कॉमन पॉइंट होता है भाई किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से। देखो अवसंरचना जैसे बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। भारत नेट और सौभाग्य जैसी पहले, ठीक है। लागत के बारे में बात करें, ई गवर्नेंस हेतु उपयोग किए जाने वाले महंगे होते हैं ये उपकरण वगैरह होते हैं ना, उपाय होते हैं। इसके लिए भारी सार्वजनिक आय की व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजना की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। और सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि विश्वास। ई सरकार को विश्वास के दो स्तरों की उपस्थिति आवश्यकता होती है। पहला है कि उपयोगकर्ता को उस उपकरण या तकनीक के प्रति आश्वस्त या सहज या भरोसेमंद होना चाहिए, जिससे कि बातचीत कर सकें। और दूसरा है कि सरकार के भरोसे से संबंधित है। इसके अलावा वित्त, मूल्यवान जानकारी वगैरह ये सब होना भी जरूरी है। परिवर्तन का विरोध, मानव की मनोवृत्ति होती है कि भाई वो परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ई गवर्नेंस को लागू करते समय बाधा आ सकती है। गोपनीयता और सुरक्षा, डाटा लीक होने के मामले कई आए दिन आते रहते हैं, तो ई गवर्नेंस के प्रति लोगों के में विश्वास को खतरे में डाल दिया है। इसमें लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी समस्या है, यानी एक ऐसा तबका है जो कि व्यक्ति, समुदाय, व्यवसायों के बीच मौजूद है और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सूचनाओं तक पहुंच नहीं है, तो इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बात करें अमीर गरीब के बीच में, पुरुष महिला और शहरी गरीब आदि क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। विभाजन के कारण है कि आर्थिक गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों में जागरूकता की कमी है, अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी इनका लाभ ले पाएंगे अपन। प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि स्वान लगाया गया है 2005 में,
400 पॉइंट ऑफ परियोजना के अंतर्गत जो स्वान प्रोजेक्ट है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 2005 में आया था, इसके अंतर्गत बात करें तो मध्य प्रदेश में 400 पॉइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल, संभाग लेवल पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। लगभग 7500 कार्यालय को हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी दी जा सकती है और 400 लोक सेवा केंद्र भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के बारे में बात करें अपन तो 2006 में शुरू की गई थी ये, है ना। कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए थे, इसमें आम नागरिकों को सरकारी सेवा मिल जाती है आराम से। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू की थी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जन सेवाओं की समूची प्रणाली को रूपांतरित करने के लिए भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें ये धरातल स्तर पर इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। और कई टाइप की इसमें परियोजना भी सम्मिलित हैं। डिजिटल लॉकर के बारे में बात करें, ये भी 2015 में जुलाई 15 में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से क्या होता है, जो नागरिक होते हैं, है ना, स्टूडेंट वगैरह होते हैं, मार्कशीट हो गई, पेन, आधार कार्ड, डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट, उनको डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस कदम मतलब डिजिटली की ओर एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और भारत में डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करने की संख्या 2.3 करोड़ के आसपास है। पीएमजी दिशा मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसमें क्या है, परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाना है, फिर वो अन्य लोगों को भी साक्षर बनाता है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। माई गवर्नमेंट, माई GOV, मेरी सरकार साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर देश में सहभागिता पूर्ण अविरत शासन में मदद करता है, जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं के बारे में विचार करता है। ई डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है भाई, ई डिस्ट्रिक्ट मतलब ये जो पोर्टल होता है या फिर क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है, तो ई डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत राज्य की मिशन मोड परियोजनाओं और सरकार से उपभोक्ताओं की पहले में से, यानी जो G2C होता है ना, G2C उस पहले में से एक हैगा, जिसका उद्देश्य आम नागरिक जो रहते हैं उनको CSC के माध्यम से, आम सेवा केंद्रों, नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहचान की गई मात्रा में यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। नेशनल ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस ट्रैकर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और जो कि एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के साथ हैंड हेल्ड उपकरणों के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति देता है। डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सारे टूल बन गए, जैसे भीम ऐप, फ़ोनपे वगैरह, गूगल पे वगैरह, भीम आधार, है ना, QR कोड वगैरह, ये NPCI के द्वारा शुरू किए गए हैं, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके माध्यम से अपन भुगतान कर सकते हैं घर बैठे बैठे ना, डिजिटली रूप में। तो इस अक्टूबर 16 से 19 मार्च तक 8,000 गुना वृद्धि हुई इसमें, ठीक है। और जीवन प्रमाण पत्र, यानी जो पेंशन भोगी रहते हैं ना, अपने जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से भेजने के लिए प्रस्तुत करने में मदद मिलती है, ठीक है। 2.58 करोड़ पेंशन भोगियों को ने जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र भेजे हैं। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी जो यह आम इस्तेमाल की वस्तुएं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 9.5 लाख उत्पादन इस प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए रखे जाते हैं। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, यानी जो उच्चतम न्यायालय हो गए, उच्च न्यायालय हो गए, जिला न्यायालय, जिला अदालत परिसरों में ऑटोमेशन को बढ़ावा देता है। इसके अंदर केस स्टेटस, कोज लॉ, कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, ये सभी सेवाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। आगे है जो छात्रवृत्ति पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराता है और विद्यार्थियों द्वारा आवेदन भेजने, स्कूल प्रशासन द्वारा सत्यापन करना, अधिकारियों द्वारा स्वीकृति करना, DBT के जरिए संवितरण भी इसमें शामिल होता है। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक पैन गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। ई अस्पताल में क्या होता है कि हॉस्पिटल होता है, उनको मतलब इनमें जोड़ दिया गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम से। 20 से अधिक मॉड्यूल के जरिए अस्पताल रोगी की पंजीकरण करना, OPD, फार्मेसी, ब्लड बैंक वगैरह, ये सभी गतिविधियाँ आसान से मिल जाती हैं। वर्तमान में 322 अस्पताल है ई अस्पताल से जुड़े हुए हैं। ई ऑफिस में देखो आजकल जो सारे ऑफिस हैं ई ऑफिस के जरिए जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, ताकि मतलब जो लाल फीता स्याही वगैरह होती है, ठीक है, और जो कागज़ का जो इस्तेमाल होता है वो कम से कम किया जा सके। तो ई ऑफिस अधिक कुशल और पारदर्शी अंतर सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर शासन की सहायता करना चाहता है। इसका लक्ष्य है कि सभी सरकारी कार्यालयों को अधिक से अधिक कुशल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उत्पाद स्वतंत्र कार्यों और प्रणालियों के ढांचे में एकीकृत करना है। ई गवर्नेंस के पुरस्कार, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की बात करें, सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार सभी विभागों द्वारा
की जाने वाली सरकार टू सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार की सर्वोत्तम मान्यता को प्रदान करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या प्रशासन को एक दूसरे की इकाई को जोड़ने के लिए और करीब लाने के लिए NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा मुहैया करा रहा है। 95 से ये उपलब्ध कराई जा रही है और इसका उपयोग करके शासन प्रणाली के सभी स्तरों यानी केंद्र या राज्य जिला या तहसील, सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईमेल सेवाओं के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया अभियान के लक्ष्यों के तहत सरकार सभी आधिकारिक संवाद के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। आज ईमेल सेवा कई तरह की सुरक्षा संबंधी सुविधा उपलब्ध करा रही है। आज की तारीख में 25 लाख से ज़्यादा यूजर ID और 2000 एप्लीकेशन इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ई क्रांति के बारे में बात करें, भारत सरकार प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रमुखता देती है, जो देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। ई क्रांति सीधी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 4 और 5 से जुड़ी हुई है, जिसका नाम ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी और ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, और प्रगति के बारे में बात करें, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा। 25 मार्च 15 को तो लॉन्च हुआ है। फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्सा होता है। महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय और बहुमंडलीय योजना होती है इसमें। ठीक है, और डाटा केंद्र के बारे में बात करें कि यह केंद्रीय सेवाओं की उपलब्धता के साथ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, वेब पोर्टल, वेबसाइट के लिए मजबूत और सुरक्षित लचीला ढांचा उपलब्ध कराता है। और डाटा केंद्रों और नेशनल क्लाउड के माध्यम से वर्तमान में 10,000 विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजना के साथ के लिए मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय गवर्नेंट जो NKN है, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2010 में शुरू किया गया था। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के रूप में महत्वपूर्ण पहल की है। तो 10G बैकबोन के जरिए व्यापक तकनीकी स्तर पर राष्ट्रीय नेटवर्क मुहैया कराता है। यह देश के प्रमुख शोध और अकादमिक संस्थानों को तेज गति वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। देशव्यापी नेटवर्क के बारे में बात करें तो सरकार ने ई गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से देशव्यापी संचार नेटवर्क के रूप में निकनेट का शुरुआत की थी। आज निकनेट एक सरकारी इकाई से दूसरी सरकारी इकाई और नागरिक और सरकार और व्यापार के बीच संचार के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। ई नाम के बारे में बात करें तो इस ई नाम मतलब क्या रहता है कि ये मंडियों से संबंधित रहता है। इसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 585 कृषि मंडियों का समन्वय किया गया है डिजिटल सेवा भुगतान सेवा के लिए। दृष्टि के बारे में बात करें, गाँव को गाँव से जोड़ना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस द्वार में आरंभ की गई थी। दृष्टि का उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमशीलता का स्थायी प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ज्ञानदूत परियोजना, ये शुरुआत धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में 2000 में की गई थी। बस द्वार में पंचायतों की सहायता से वहाँ के लोक सेवकों द्वारा की गई थी। यह न्यू लागत वाला स्वपोषित व समुदाय आधारित ग्रामीण इंटरनेट पद्धति है जो जिले के ग्रामीण लोगों की खास जरूरतों को पूरा करती है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 35 ज्ञानदूत केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं जो ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित हैं। इसके लिए उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाता है। हेड स्टार्ट में मध्य प्रदेश के 6000 जन शिक्षण केंद्र के छात्रों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा और कंप्यूटर के प्रयोग की मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। और मध्य प्रदेश में 6500 जन शिक्षण केंद्र हैं और जो राज्य के 55 जिलों के मध्य विद्यालय में प्रांगण हैं। अब ई ग्राम स्वराज में क्या होता है, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं शासन को मजबूत करने के लिए पंचायत राज में जो PRI होती है ना, यूजर की सुगमता मंत्रालयों को बेहतर बनाने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है ई ग्राम स्वराज शुरू किया है। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग और प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित अकाउंटिंग में बेहतर पारदर्शिता लाने का है। एम शासन के बारे में बात करें, एम शासन का मतलब होता है वायरलेस और नए मीडिया प्रौद्योगिकी के जरिए नागरिकों और कारोबारियों को सार्वजनिक सेवाएं सूचना देना। यह ई शासन का पूरक है, ना कि इसका विकल्प है। ई शासन के तहत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अलग अलग स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। एम गवर्नेंस के जरिए शासन की सेवा और जानकारी कहीं भी हो और यहाँ से उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, ये मोबाइल से संबंधित गवर्नेंस होती है। तो एम गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ दिया, उद्देश्य, इसके लाभ क्या वगैरह हैं। इसके मॉडल के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी सूचना और निर्णयों का प्रसार और सेवाओं का वितरण के लिए गार्टनर का 4 स्टेज मॉडल होता है। इसमें इंटरेक्शन होता है, परिवर्तन होता है, लेन देन होता है और उपस्थिति होती है। यानी उपस्थिति होगी, लेन देन होगा और एक दूसरे से अपने परिवर्तन कर उसके इंटरेक्शन। एक उपस्थिति में सरकारी एजेंसी द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव, जनता का बुनियादी जानकारी तक पहुंच बना सकती है। इंटरेक्शन में उपयोगकर्ता
वेबसाइटों के माध्यम से एजेंसियों से संपर्क बना सकता है। लेनदेन में पूरा लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए। परिवर्तन सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए। और हिलर, बेलांगेरी और मून का मॉडल, इसमें 2001 और 2002 में इलेक्ट्रॉनिक सरकार के लिए एक रूपरेखा विकसित की और ई गवर्नेंस के चरणों को 5 चरणों में डिवाइड किया। सूचना में सरकारें अपनी वेबसाइट के माध्यम से सूचना को प्रसारित करती हैं। दो तरफा यानी दो तरफ से अनुमति होनी चाहिए, आमतौर पर ईमेल के माध्यम से। लेनदेन में सरकारें ऑनलाइन के माध्यम से लेनदेन को पूरा करने की अनुमति देती है। एकीकरण, सरकार को अपनी सेवाओं को एकीकृत करना चाहिए, आमतौर पर एक ही पोर्टल पर के माध्यम से उपलब्ध हो जानी चाहिए। राजनीति भागीदारी, इस चरण के माध्यम से सरकार के साथ अधिक प्रत्यक्ष और व्यापक बातचीत के लिए ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन सार्वजनिक मंच, ऑनलाइन पंजीकरण या पोस्टिंग, टिप्पणियां, जनमत सर्वेक्षण शामिल होता है। ठीक है, सूचना दो तरफा संचार, लेनदेन, एकीकरण और राजनीतिक भागीदारी। तो इस प्रकार से जो कल पढ़ा हुआ है उसको कंप्लीट हो जाता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता से शुरुआत करते हैं। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ए फॉर आर्टिफिशियल और आई फॉर इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल को हिंदी में अपन कृत्रिम कहते हैं। क्या कृत्रिम मतलब? कृत्रिम मतलब हो जाता है, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम का मतलब हाथ से बना हुआ चीज़ें या इंसान के द्वारा जो चीज़ बनाई होती हैं उनको कृत्रिम कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा बनाई होती है उसको प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को क्या करें अपन, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा दी गई है। देखो, कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता है, ये जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीका से, इंटेलिजेंस मतलब बौद्धिक क्षमता। तो कृत्रिम तरीके से जो विकसित बौद्धिक क्षमता है उसको आर्टिफिशियल। तो जब एक मशीन में मानवीय लक्षणों, एक मशीन हो रही है भाई, मशीन आदमी बना रहा है, मनुष्य बना रहा है, उनको वैज्ञानिक बना रहे हैं उसको। ठीक है, उस मशीन में अपन सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने और भविष्यवाणी करने और स्वयं में सुधार करने की क्षमता होती है, तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता करें। देखो डेफिनेशन आती है तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2 नंबर में आता है तो अपन क्या लिखेंगे, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है ये कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता। यानी जब एक मशीन में मानवीय लक्षणों जैसे कि सोचना, समझना, बोलना, सीखना, भविष्यवाणी करना, स्वयं में सुधार करने की जो क्षमता होती है उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी साहब हैं। इतना 2 नंबर में लिखना है। ठीक है, देखो दोबारा से देखते हैं। जब एक मशीन में मानवीय लक्षणों जैसे सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने, भविष्यवाणी करने, स्वयं में सुधार करने की क्षमता, ये क्या है कि आदमी अपने आप करता है लेकिन आदमी नहीं करेगा, अब इनको मशीनें करेंगी। ठीक है, और मशीनों में मानवीय लक्षण अपन डाल देंगे तो इसको अपन कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह रहे हैं। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी, ये आई थिंक पिछले किसी एग्जाम में किसी क्या मतलब एमपीपीएससी प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, तो आंसर होगा जॉन मैकार्थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को देखते हैं अपन तो 1935 के बारे में बात करें अपन, 1935 में ट्यूरिंग ने एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया जिसमें अनंत स्मरण क्षमता तथा एक स्कैनर भी था उसमें। ठीक है, एक मशीन बनाई उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन, तो इसमें अनंत मतलब बहुत सारा याद कर सकती है वो और स्कैन भी कर सकती है। 1943 के बारे में बात करें तो बारेन मैकक्लोच तथा वाल्टर पिट्स द्वारा कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग आते हैं जो एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे जिन्होंने कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस प्रकाशित किया जिसमें ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा था। और जो टेस्ट था इसमें मानव बुद्धि के समक्ष बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शन करने के लिए मशीन की क्षमता की जांच कर सकता था। अगला आते हैं 1955 में एलन न्यूवेल और हर्बर्ट ए साइमन और क्लिफ शॉ ने पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम बनाया जिसका नाम लॉजिक थ्योरिस्ट रखा गया था। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को सबसे पहले अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ सम्मेलन में अपनाया था। देखो 1956 में आ जाते हैं अपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को सबसे पहले कौन देता है, जॉन मैकार्थी साहब देते हैं डार्टमाउथ सम्मेलन में। 1960 में जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा प्रयोग कर रहे हैं अपन लिस्प का प्रयोग करते हैं LISP। तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इसलिए पिता कहा जाता है। देखो एक तो 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग उन्होंने डार्टमाउथ सम्मेलन में प्रयोग किया था। उसके बाद 1960 में लिस्प नाम की जो भाषा होती है उसका विकास किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको जॉन मैकार्थी को क्या कह रहे हैं अपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कह रहे हैं अपन। जोसेफ बेजनबाम ने 1966 में चैटबॉट बनाया जिसका नाम एलिसा रखा गया था। 1972 में जापान में पहला
बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया था, जिसका नाम किसका बेबोट 1 रखा गया था। 1973 में फ्रांस ने एलन कॉलमेरेट प्रोलोग विकसित की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और 1973 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की असेंबली रोबोटिक्स समूह ने एडिनबर्ग स्कॉटिश रोबोट फ्रेडी का निर्माण किया था। 1980 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। 1981 में जापान ने 5th जनरेशन नाम की योजना की शुरुआत की थी। एलवी ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था। एस्प्रेट यूरोप संघ के देशों ने भी एस्प्रेट नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। 1990 में MIT में डॉक्टर सिंथिया बर्जन ने किस्मेट नाम का एक भावनात्मक रोबोट बनाया था। 1997 में IBM डीप ब्लू ने विश्व शतरंज, 1997 की बात कर रहे हैं, IBM का जो डीप ब्लू था उसने विश्व शतरंज के जो चैंपियन थे गैरी कास्परोव को विश्व शतरंज चैंपियन को हराने में ये पहला कंप्यूटर बन गया था। 2010 में Xbox 360 नामक गेमिंग डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। 2010 में डीप माइंड एक ब्रिटिश कंपनी थी और जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है और वर्ष 14 में अमेरिकी कंपनी गूगल ने इसे खरीद लिया था। उसका नाम गूगल डीप माइंड दे दिया था। 2011 में एप्पल द्वारा सीरी AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट का आविष्कार किया गया था। 2014 अमेजन द्वारा एलेक्सा AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, देखो 11 में एप्पल का वॉइस असिस्टेंट कौन है, सीरी है। 2014 में अमेजन का वॉइस असिस्टेंट क्या है, एलेक्सा आएगा। 2016 में जो सोफिया के नाम से प्रसिद्ध बुद्धिमान रोबोट का विकास किया गया था हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा, डेविड हैंसन ने 2016 में। और 17 में विश्व का पहला रोबोटिक पुलिस अधिकारी रॉबकॉप था, जिसे दुबई पुलिस बल में शामिल कर लिया गया। 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु प्रोजेक्ट ब्रेनवेव नाम के एक डीप लर्निंग गतिविधि प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। 21 अप्रैल 2017 में सैमसंग द्वारा AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया था। सैमसंग ने कौन सा, बिक्सबी। और 2020 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ट्यूरिंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन टूल लॉन्च किया गया था। 2012 में गूगल ने एक एंड्रॉयड ऐप फीचर गूगल नाउ लॉन्च किया था, जो उपयोगकर्ता के लिए भविष्यवाणी की जानकारी पर। और 2024 में अभी 2024 चल रहा है, इसमें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है AI के क्षेत्र में। किनको तो जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कार के लिए, कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन साहब को 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। अब इसके प्रकार देखते हैं, देखो क्षमताओं के आधार बात करें अपन तो कमजोर, सामान्य और मजबूत AI, 3 टाइप की AI होती हैं, ठीक है। तो कमजोर AI सीधी नाम से पता चल रहा है, इसमें आम और वर्तमान में उपलब्ध AI संकीर्ण AI है। संकीर्ण AI अपने क्षेत्र सीमाओं से परे प्रदर्शन नहीं कर सकता है, यानी इसकी जो डायमेंशन होती है कमी होती है, क्योंकि यह केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होती है, इसलिए कमजोर AI कहा जाता है। जैसे कि एप्पल का सीरी हो गया, IBM का वाटसन सुपर कंप्यूटर हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया और इमेज रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। अपन बोल के वॉइस असिस्टेंट वगैरह ये सब हो रहे हैं ना, ये कमजोर AI के अंतर्गत आते हैं। सामान्य AI में ऐसी AI जो किसी भी बौद्धिक कार्य को मानव की तरह दक्षता के साथ कार्य कर सकती है, किसी भी बौद्धिक कार्य को मानव की तरह दक्षता से कार्य कर सकती है, तो वर्तमान में ऐसी कोई AI प्रणाली मौजूद नहीं है। सुपर AI या मजबूत AI के बारे में बात करें तो सुपर AI जिस प्रकार मशीनें संज्ञानात्मक गुणों के साथ मानव से बेहतर किसी कार्य को कर सकती हैं, तो मजबूत AI की कुछ प्रमुख विशेषताओं में ऐसी क्षमताएं शामिल है जिसमें सोचने, तर्क करने, पहेली को सुलझाने, निर्णय करने, योजना बनाने, सीखने, अपने आप से संवाद करने की क्षमता होती है, सक्षम होती है। हालांकि ये क्या है, काल्पनिक अवधारणा होती है, ठीक है। सुपर AI यानी 3 टाइप की क्षमता के आधार पर 3 प्रकार की AI होती है, कमजोर, सामान्य और सुपर, ठीक है। कमजोर यही है कि भाई अपने क्षमताओं से परे प्रदर्शन नहीं कर सकती, ये केवल विशिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित है,
इसे कमजोर एआई कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं, अपन एप्पल सीरी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बात कर रहे हैं, IBM का वॉटसन सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। और सामान्य है कि बौद्धिक कार्य जो मानव की तरह जितनी दक्षता है उतनी तरीका से करती है, लेकिन ये भी नहीं है। और सुपर तो एक काल्पनिक अवधारणा है अपनी कि भाई ऐसी मशीन हो संज्ञानात्मक गुणों के साथ जो मानव से बेहतर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मानव से बेहतर कार्य कर सकते हैं, अपन को ऐसी मशीनें चाहिए। अब बात करें कार्यों के आधार पर। देखो, कार्यों के आधार पर प्रतिक्रियाशील मशीनें, रिएक्टिव मशीनें, यानी प्रतिक्रियाशील मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बुनियादी मशीनें होती हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम भविष्य की क्रियाओं के लिए स्मृति या पिछले अनुभवों को संग्रहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रतिक्रियाशील मशीनें का मतलब क्या होता है। ऐसी मशीनें सबसे बुनियादी प्रकार की हैं जो कि भविष्य की क्रियाओं के लिए या जिनमें मेमोरी वगैरह नहीं होती है, ऐसी मशीन होती है। ये मशीनें केवल वर्तमान प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और संभव सर्वोत्तम कार्यवाही के अनुसार उस पर प्रतिक्रिया करती हैं। ऐसे IBM का डीप ब्लू सिस्टम और गूगल का अल्फागो। सीमित मेमोरी के बारे में बात करें अपन, सीमित मेमोरी मशीनें पिछले अनुभवों या कुछ डेटा को थोड़े समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये मशीनें सीमित समय अवधि के लिए ही संग्रहित डाटा का उपयोग कर सकती हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। सीमित मेमोरी सिस्टम के लिए सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। ये कार आप आसपास की कारों की हाल की गति, अन्य कारों की गति, गति सीमा और सड़क पर नेविगेट करने के लिए जानकारी संग्रहित कर सकती हैं। अब थ्योरी ऑफ माइंड, देखो थ्योरी ऑफ माइंड जो मन का सिद्धांत है, इसको मानवीय भावनाओं विश्वासों को समझना, मनुष्यों की तरह सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार की AI मशीनें अभी विकसित नहीं हुई हैं। जैसे कि बात करें अपन सोफिया रोबोट के बारे में, ये हो इस टाइप का काम ज़्यादातर ये विकसित नहीं है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है। ये मशीनें सुपर इंटेलिजेंट होंगी और उनकी अपनी चेतना, भावनाएं और आत्म जागरूकता होगी। ये मशीनें इंसानी दिमाग से ज़्यादा स्मार्ट होंगी, इनमें स्वयं का दिमाग चेतना होगी। आत्म जागरूकता AI अभी भी एक काल्पनिक अवधारणा है। देखो दोबारा से बात करें कार्य क्षमता के आधार पर जो मशीनें हो रही हैं, सबसे पहले प्रतिक्रियाशील मशीनें। देखो ये मशीनें क्या है, सबसे बुनियादी संरचना होती है, प्रकार होता है जिनमें भविष्य की क्रियाओं के लिए ना तो स्मृति होती है ना पिछले अनुभवों को संग्रहित कर सकती हैं। ये केवल वर्तमान परिदृश्यों को ध्यान में रख करके संभव सर्वोत्तम कार्यवाही करने के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। IBM का डीप ब्लू या गूगल का अल्फागो। सीमित मेमोरी, इसमें पिछले कुछ अनुभव या कुछ डाटा को थोड़े समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये मशीनें सीमित समय की अवधि के लिए संग्रहित डाटा का उपयोग कर सकती है। जैसे कि बात करें अपन सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार है वो बहुत अच्छा उदाहरण होता है। ये कारें आसपास की कारों की हाल की गति, अन्य कारों की गति सीमा, सड़क पर नेविगेट करने के लिए। मन का सिद्धांत में क्या होता है कि मानवीय भावना ये माइंड से संबंधित है कि मनुष्य क्या कर सकता है भाई, मानवीय भावनाओं को समझ सकता है ना, जो मशीनों के माध्यम से विश्वासों को समझना, मनुष्यों की तरह सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम होता है। इस तरह की यही होती हैं। ठीक है, जैसे कि सोफिया रोबोट के बारे में बात करें अपन, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये भविष्य इंटेलिजेंस AI का, इसमें सुपर इंटेलिजेंस वगैरह ये एग्जाम्पल होंगे। उनकी अपनी चेतना, भावना, आत्म जागरूकता, यानी आदमी जो सोच रहा है उससे भी ज़्यादा सोचने की क्षमता हो, यानी इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, स्वयं का दिमाग चेतना हो। तो एक काल्पनिक अवधारणा एक टाइप से ना। इसके लक्ष्य के बारे में देखा जाता है तो AI की मदद से आप ऐसे सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बना सकते हैं जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को बहुत आसानी से और सटीकता से हल कर सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, मार्केटिंग हो गई, ट्रैफिक संबंधी समस्या हो गई। अपन इनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोच रहे हैं। देखो क्या सोच रहे हैं अपन कि AI की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, सटीकता के साथ में उनको समाधान किया जा सकता है। जैसे कि अपन बात करें कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, ठीक है, ट्रैफिक से संबंधित समस्या हो गई, ठीक है, और AI की मदद से आप अपनी निजी वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं, जैसे कि कॉर्टाना, गूगल असिस्टेंट, सीरी वगैरह है ना, ये निजी वर्चुअल असिस्टेंट हैं।
एआई की मदद से रोबोट बना सकते हैं जो ऐसे माहौल में काम कर सकते हैं जहाँ इंसानों का अस्तित्व खतरे में रहता है। जैसे कि भाई नाले वाले साफ करना होता है, इंसानों को एक मतलब कहना गलत रहता है, एक स्पेसिफिक जाति के लोग ही बेचारे मतलब उसको नाले को साफ करते हैं, ठीक है, और गहन ज्ञान आधारित कार्यों को हल कर सकते हैं। जैसे कि देखो अब दोबारा पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एआई की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन बना सकते हैं जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को आसानी से हल कर सकें, सटीकता के साथ हल कर सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या वगैरह हो जाती है, भाई पता नहीं तुक्का मार रहे होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक संबंधी समस्या, मार्केटिंग, और एआई की मदद से निजी वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि सीरी वगैरह हो जाता है, गूगल असिस्टेंट है ना, और कोरटाना वगैरह, और एआई की मदद से रोबोट बना सकते हैं जो कि ऐसे माहौल में काम कर सकते हैं जहाँ पे इंसान का अस्तित्व खतरे में रहता है, ठीक है, और गहन ज्ञान आधारित कार्यों को कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी विषय है, ऐसी गणितीय संबंधित समस्याएं, जीवन विज्ञान से बायोलॉजी संबंधित, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, न्यूरॉन संबंधित कई टाइप के विषय शामिल हो सकते हैं इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हानियाँ क्या क्या है भैया? उपयोगिता के रूप में उपयोगी आर्टिफिशियल, ऐसे भाई इसकी उच्च लागत होती है, लीक से हटकर नहीं सोच सकते, इसमें भावनाओं का अभाव होता है, इसमें मशीनों पर बढ़ती निर्भरता और कोई मूल रचनात्मकता नहीं है इसमें, ठीक है। इतना लिखने के लिए आता है तो अपन लिख सकते हैं इनके इंटेलिजेंस की हानियाँ, हालांकि बहुत डीप में भी देखें इसको। देखो उच्च लागत होती है, लीक से हटकर नहीं सोच सकते हैं, भावनाओं का अभाव है, मशीनों पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और कोई मूल रचनात्मकता। इसकी अनुप्रयोग के बारे में देखें अपन, देखो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, दवा, हेल्थ केयर में, जैसे कि त्वचा का कैंसर पता लगाना है, एक्सरे और एमआरआई स्कैन का विश्लेषण करना है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देने और संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के प्रबंध में इसका इस्तेमाल होता है। वित्त में उपयोग करता है, डाटा सुरक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप में तो इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए फेसबुक पर कोई चीज़ सर्च करिए, मान लो कि मैं किसी प्रकार का किसी मतलब कोई चीज़ बनाने के लिए कंटेंट सर्च करता हूँ, या ये बात करें अपन आजकल जैसे फेसबुक खोलोगे तो आपको क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट है ना, मिंत्रा, अमेजन, इससे संबंधित एडवर्टाइज मिल जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे फ्लिपकार्ट पर। फिर जैसे ही आप दोबारा से फेसबुक खोलोगे तो आपको कई प्रकार से फ्लिपकार्ट के जरिए फ्लिपकार्ट से संबंधित आपको मतलब एडवर्टाइज मिल जाएगा। तो ऐसे व्हाट्सएप में भी देखिएगा, है ना, कई टाइप की जो आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब में आप पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखेंगे तो आपको वही मिल जाएंगे, आपको उल्टे सीधे वीडियो देखेंगे वही मिल जाएंगे, आपको कार्टून देखो तो कार्टून से संबंधित तुरंत आपको यूट्यूब प्रोवाइड करना है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम हो रहा है। तो सोशल मीडिया में, डाटा की सुरक्षा में, वित्त में, हेल्थ केयर में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है भाई, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपन बहुत अच्छे से जानकारी अपन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, रोबोटिक्स को भेज रहे हैं अपन, है ना, इसरो वगैरह है, तो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। यात्रा और परिवहन में, स्वचालित कारों, ऑटोमेटिक कारों में भी देखा ही तो एग्जाम्पल, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटिव उद्योगों में भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मनोरंजन में, गेमिंग में, चेस, टिक टैक, पोकर वगैरह, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मनोरंजन में भी इस्तेमाल। कृषि क्षेत्र में दूरस्थ तथा स्थानीय संवेदी आंकड़ों के साथ संयुक्त छवि वर्गीकरण, कृषि मशीनरों में दक्षता में क्रांति, कई टाइप के उपयोग हो सकते हैं, ठीक है। लिखना होगा तो अपन आसानी से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, सोशल मीडिया में, यात्रा पर, ऑटोमेशन में, मनोरंजन में, कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कई टाइप से अपन चेहरे की पहचान वगैरह कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। देखो कृत्रिम बुद्धि के सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक है, जैसे कि अपन आपका फ़ोन है, अनलॉक करना है तो आप चेहरे के माध्यम से उसको अनलॉक कर सकते हैं, चेहरे से भुगतान, ये सब चीज़। ई कॉमर्स में बात करें तो कि शिक्षा क्षेत्र में जैसे कि कुछ शैक्षिक प्रक्रियाओं को स्वचालित बन सकता है, जैसे कि ग्रेडिंग, पुरस्कृत अंक आदि, इसलिए शिक्षकों को अधिक समय देना। इसके अलावा छात्रों का आकलन कर सकता है और उनकी ज़रूरत के अनुकूल हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी गति से काम करने में मदद मिलेगी और एआई बदला जा सकता है। जहाँ छात्र कैसे सीखते हैं, शायद कुछ शिक्षकों की जगह भी ले सकते हैं। स्मार्ट सिटी और संरचना, एआई का उपयोग संरक्षण पर निगरानी रखने, तदनुसार नियंत्रण प्रणाली जैसे कार्य कर सकता है। डिजिटल सहायक और स्मार्ट स्पीकर में सीरी, एलेक्सा, कार्टाना, गूगल असिस्टेंट। अनुवादक के रूप में साइबर में
भारत में साइबर सुरक्षा में, भारत में ई गवर्नेंस पर 20वें सम्मेलन में चर्चा की गई थी। यही साइबर सुरक्षा के लिए अधिक उपलब्ध करा सकता है, पता लगाया जाना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र तथा कानून में, विनिर्माण और व्यापार में रोबोट द्वारा, मानव द्वारा कई कार्यों को किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बात करें, एप्पल का सीरी 4 अक्टूबर 2011 में आया था। एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट है। टेस्ला कार 1 जुलाई 2003 में, टेस्ला कार में सेल्फ ड्राइविंग और पूर्ण टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जैसे फीचर थे। नेस्ट 2010 में, गूगल नेस्ट गूगल LLC का एक ब्रांड है जिसका उपयोग स्मार्ट होम उत्पादों को स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट डिस्प्ले, ठीक है, स्मार्ट डिस्प्ले, स्ट्रीमिंग डिवाइस, थर्मोस्टेट आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं। एलेक्सा 6 नवंबर 2014 में अमेजन द्वारा विकसित एक आभासी AI असिस्टेंट है जो पहली बार अमेजन द्वारा विकसित किया गया था। अमेजन ई को स्मार्ट स्पीकर में उपयोग किया गया था। गूगल मैप्स 8 फरवरी 2005 को, ठीक है, गूगल द्वारा विकसित एक वेब मैपिंग सेवा है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में बात करें अपन, देखो अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो स्वास्थ्य, इसका उपयोग उद्देश्य उपचार की सटीकता को बढ़ाना है, व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बनाना है, रोगी के परिणामों में सुधार करना है, स्वास्थ्य देखभाल की सुव्यवस्थित करना है, चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाना है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु 10 प्रमुख रोगी केंद्रित नैतिक संस्था को रूपरेखा तैयार कर। व्यापार के बारे में, तो व्यापार क्षेत्र में AI संचालन को अनुकूलित करने में, निर्णय लेने में, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने में, ग्राहक सेवा में सुधार करने में, व्यक्तिगत विपणन को सक्षम बनाने में, अंतर्दृष्टि के लिए बिग डाटा का विश्लेषण करने में, धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के खतरों का पता लगाने में, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कारगर बनाने में, नवाचार प्रतिस्पर्धा का विकसित करने में। शिक्षा के बारे में बात करें अपन, देखो AI विभिन्न क्षेत्रों में लर्निंग या सीखने की क्षमताओं को पूरा करने हेतु नवीन व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए कई संभावनाओं को तलाशता है। IIT खड़गपुर ने नेशनल AI रिसोर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है। चैट GPT वगैरह इन्हें ये सब चीज़ें हैं। न्यायपालिकाओं में इसका उपयोग कानून अनुसंधान और विश्लेषण में सुधार, दस्तावेजीकरण और केस प्रबंधन को स्वचालित करने में, न्यायिक प्रक्रिया और निर्धारण समय को बढ़ाने में, ऑनलाइन विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करने, पूर्व अनुमानित विश्लेषण के माध्यम से कानूनी निर्णय लेने में सहायता करने और आभासी रूप से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर एक AI प्रणाली है जो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों के अनुवाद में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी हाल ही में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। साइबर सुरक्षा, इसका उपयोग साइबर सुरक्षा में साइबर खतरों को पता लगाने, उनको रोकने, विषम गतिविधियों की पहचान करने, प्रारूप एवं कमजोरियों के लिए बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण करता है। ठीक है, यदि फिर लाभ के बारे में बात करें, सटीकता, AI एल्गोरिथम सटीकता के साथ बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण कर सकता है, त्रुटियों को कम कर सकता है, विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कि उपचार, पूर्वानुमान, निर्णय लेने के दौरान सटीकता में सुधार कर सकता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, AI डाटा संचालित अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करता है, निहित प्रारूप प्रवृत्तियों और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है जो मनुष्यों द्वारा आसानी से पहचानी नहीं जा सकती है। नवाचार वृद्धि, AI नई खोजों को सक्षम कर स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है। उत्पादकता में वृद्धि, AI उपकरण और प्रणालियां मानव क्षमताओं में वृद्धि कर सकती हैं जिससे विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। निरंतर सीखने की क्षमता और अनुकूलता, AI प्रणाली नए डाटा और अनुभवों को से सीख सकती है, लगातार अपनी क्षमता में सुधार कर सकती है, परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूलित कर सकती है और बदलते रुझानों और प्रारूप के अध्ययन कर सकती है। अन्वेषण और अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, अन्वेषण में अंतरिक्ष में अपनी भूमिका निभाता है, जैसे स्वास्थ्य में अंतरिक्ष यान में, रोबोट अन्वेषण में दूरस्थ खतरनाक वातावरण में डाटा का विश्लेषण करने में सक्षम रहता है ना। सटीकता में बेहतर निर्णय लेने में, नवाचार में वृद्धि, उत्पादक में वृद्धि, निरंतर सीखने की क्षमता, अनुकूलता और अन्वेषण और अंतरिक्ष अनुसंधान में कम त्रुटियों के साथ उच्च सटीकता देती है, हाई स्पीड भी रहती है
उच्च विश्वसनीयता रहती है, जोखिम भरे क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है, डिजिटल सहायक होता है और सार्वजनिक होता है। एआई की नैतिक विचार देखें तो समझने योग्य होती है, तर्कसंगत, निगरानी योग्य, निष्पक्षता, मानव केंद्रित, सुरक्षित होता है और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित होती है। इसके जो चुनौतियों देखते हैं, देखो नौकरी विस्थापन। एआई जब आ जाएगी तो कुछ नौकरियों का विस्थापन हो सकता है, क्योंकि मशीनें और एल्गोरिथम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो पहले मनुष्यों द्वारा नहीं किए जाते थे। इसका परिणाम बेरोजगारी हो सकता है। नैतिक चिंताएं, एआई से नैतिक चिंताएं प्रभावित होती हैं, जैसे कि एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह की संभावना या स्वायत्त निर्णय लेने वाली प्रणालियों के नैतिक निहितार्थ होते हैं। डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता पर निर्भरता। एआई सिस्टम डेटा उपलब्धता गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पक्षपातपूर्ण और अपूर्ण डाटा गलत परिणाम दे सकता है, निर्णय लेने में मौजूदा पक्षपात को मजबूती प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगला है सुरक्षा जोखिम। एआई सिस्टम साइबर हमलों और शोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण एआई एल्गोरिथम में हेरफेर किया जा सकता है या जोखिम जो सुरक्षा जोखिम पैदा करते हुए नापाक उद्देश्य के लिए एआई संचालित उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। अति निर्भरता, उचित मानवीय निरीक्षण या आलोचनात्मक मूल्यांकन के बिना एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना से त्रुटियां, गलत निर्णय हो सकते हैं, खासकर अगर एआई सिस्टम अपरिचित या अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करता है तब। पारदर्शिता की कमी, कुछ एआई मॉडल जैसे कि डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क की व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है, जिससे कि उनके निर्णयों और पूर्वानुमान के पीछे के तर्क को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्लैक बॉक्स समस्या कहते हैं इनको। प्रारंभिक निवेश और रखरखाव, एआई सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए अक्सर बुनियादी ढांचे, डेटा संग्रह और मॉडल विकास में महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एआई सिस्टम को बनाए रखना और अपडेट करना महंगा हो सकता है। शुद्धता और निष्पक्षता का प्रश्न, एआई प्रणालियां विशाल और बृहद मात्रा में डाटा का विश्लेषण कर ज्ञान अर्जित करती हैं और वे इंटरेक्शन डाटा उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के निरंतर प्रारूपण के माध्यम से अनुकूलित होती रहती हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल यह है कि इस परिदृश्य में यह सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि एआई की कलन विधि एल्गोरिथम को जिस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया वह निष्पक्ष या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा होता है, क्या होगा यदि कोई कंपनी प्रशिक्षण डेटा सेट के माध्यम से जानबूझकर या अन्य प्रकार से ग्राहकों उपयोगकर्ता के वर्ग विशेष के पक्ष में पूर्वाग्रहों का प्रवेश करने में सफल हो जाएगा। आंकड़ा ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुँच, आज के वातावरण में जुड़े विश्व में कंप्यूटर का एक बहुत छोटा समूह बड़ी मात्रा में डाटा इकट्ठा कर रहा है। ये समय के डाटा तक पहुंच न केवल किसी व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में अंतर्क्रियाओं आदि की जानकारी मिल सकता है, बल्कि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति या अस्पष्ट रूप से चिन्हित रुचियों के संदर्भ में भी सेंध लगाई सकते हैं। इस प्रकार से डेटा के माध्यम से कोई हमारी गतिविधियों के बारे में मतलब जानकारी हासिल कर सकता है। निजता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों की डेटा तक अवैध पहुंच की संभावना के मद्देनजर देखें तो निजता के अधिकार का हनन हो सकता है। असंतुलित शक्ति और डाटा पर नियंत्रण, सुरक्षा का प्रश्न होता है, घातक स्वचालित हथियार वगैरह बन सकते हैं। व्यापक डिजिटल अभियान, ठीक है, इनके समाधान के लिए भी अपने पास ऑप्शन है, जैसे कि एक मजबूत साइबर सुरक्षा परिस्थिति का निर्माण करना, ठीक है, और संचालित सुरक्षा समाधानों में निवेश करना। चुनौतियों का समाधान के लिए बात करें अपन तो एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी निर्माण करना है अपन को। इसमें जो सर्टेन होती है CRT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इन जैसी सरकारी योजना जो एजेंसी होती है उनको मजबूत बनाना है, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाना है और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। संचालित एआई जो संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों में निवेश जो कर रहे हैं, जब एआई का दुरुपयोग किया जा सकता है तो इसमें सक्रिय खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की अपार संभावना है। सुरक्षित एआई समाधानों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना महत्वपूर्ण हो जाता है। डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, एक लचीले डिजिटल समाज के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन घोटालों और डाटा गोपनीयता प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करना आवश्यक है। एक मजबूत कानूनी ढांचा विकसित करना, भारत को साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत में साइबर अपराधों को रोकने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा की रक्षा करने
डाटा गोपनीयता सुरक्षा करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा कानूनों और नियमों की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा और प्रशिक्षण और कौशल में विकास निवेश। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके और क्षेत्र में प्रतिभा को आकर्षित करके कौशल की कमी को दूर करना दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा तैयारियों के लिए आवश्यक है। जैसे कि कौन कौन सी बात करें अपन ने कि एक मजबूत साइबर सुरक्षा परिस्थिति का निर्माण करना है, जैसे कि सर्टेन जैसी एजेंसी है उनको मजबूत बनाना है, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है, संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों में निवेश करना है, यही संचालित में डिजिटल सुरक्षा साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना, भाई लोगों को बताना है। ठीक, एक मजबूत कानूनी ढांचे का विकसित करना है, विकास करना है, और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करना है। अब बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र ने एआई पर वैश्विक प्रस्ताव अपनाए हैं। क्या है? जो प्रस्ताव गैर बाध्यकारी है, किसी भी बाध्य नहीं है ये, जिसका अर्थ है कि इसका सदस्य राज्यों पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को खत्म करना है। यह सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों के पास एआई से लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हो। मानव अधिकारों की रक्षा करना और व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करना, जोखिमों और संभावित नुकसानों के लिए एआई की निगरानी करना और गोपनीय नीतियों की मजबूत बनाना है। वैश्विक सहयोग के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में या वर्षों में प्रस्ताव के पाठ पर बातचीत करने के लिए रूस, चीन, क्यूबा सहित संयुक्त राष्ट्र के 120 से अधिक देशों के साथ काम किया है। विकासशील देशों पर प्रस्ताव में डिजिटल विभाजन को पाटने और सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि विकासशील देश एआई क्रांति में पीछे न रहें। इसका उद्देश्य इन देशों की बीमारियों का पता लगाना है, कमियों को पता लगाना है, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करना है, किसानों की सहायता करने और भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने जैसी गंभीर चुनौतियों को हल करने के लिए एआई की क्षमता का लाभ उठाने के लिए आवश्यक तकनीक और क्षमता प्रदान करना है। ऑगमेंटेड एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बीच अंतर क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी मशीन बनाने में केंद्रित करता है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना संयुक्त रूप से कार्य कर सकती है, और दूसरा ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मानव बुद्धि के अनुप्रयोग से प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाता है, यानी इसमें मानव इन्वॉल्व रहता है। इन ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस प्रणाली को मानव के हस्तक्षेप से कार्य करने की क्षमता में सुधार करने हेतु डिजाइन किया गया है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के बिना कार्य करने के लिए होती है। अब इसमें कुछ ऐसे तत्व आते हैं, इसकी मशीन लर्निंग के बारे में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है मशीन लर्निंग, जो मशीनों को अनुभव के साथ कार्यों में सुधार करने में सक्षम करता है। मशीनों में जो अनुभव आ रहा है उससे सीख रहा है और कार्यों में सुधार करने में सक्षम होता है। तो मशीन लर्निंग का उद्देश्य प्रदान किए गए डाटा का उपयोग करके मशीनों को स्वयं सीखने में सक्षम बनाना और सटीक भविष्यवाणी निर्णय लेना होता है। डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर को बड़ी मात्रा में डाटा के साथ कार्य करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है। ये सॉफ्टवेयर को बड़ी मात्रा में डाटा के साथ कार्य करने के लिए और स्वयं को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को बड़ी मात्रा में डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। डीप लर्निंग क्या होता है? बड़ी मात्रा में डाटा को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे डाटा के आसपास खुद को प्रशिक्षित करने में मदद मिलती है। ऐसे मशीनें के लिए एल्गोरिथम विकास करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। एआई डोमेन मॉडल को सामान्यतः 3 डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है: डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, एनएलपी कहते हैं इसको। डाटा विज्ञान में क्या हो रहा है कि डाटा विज्ञान सिस्टम या डाटा साइंस सिस्टम है ना, जो डाटा सिस्टम और प्रक्रियाओं से संबंधित एआई का एक डोमेन है, जिसमें सिस्टम कई डाटा एकत्रित करता है, डाटा सेट रखता है और उनमें से सार ग्रहण करता है। और कंप्यूटर विजन में क्या होता है? कंप्यूटर विजन दृश्य जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने, मशीन की क्षमता को दर्शाता है और बाद में इसके बारे में कुछ निर्णयों की भविष्यवाणी करता है। पूरी प्रक्रिया में छवि प्राप्त करना, स्क्रीनिंग करना, विश्लेषण, पहचान करना, जानकारी निकालना शामिल होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के लिए इस डाटा को कंप्यूटर भाषा में बदल दिया जाता है और मुख्य उद्देश्य मशीनों को पिक्सल की जानकारी एकत्रित करना सिखाता है। इसके उदाहरण देखें, सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, स्मार्टफोन में फेस लॉक वगैरह होते हैं, ये उदाहरण है। एनएलपी में क्या होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा ही होती है ये भी, जो कि प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर और मनुष्यों के बीच बातचीत से संबंधित होती है।
प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण होता है ना, जो एल्गोरिथम का उपयोग करके बोले गए और लिखित शब्द की जानकारी निकालने का प्रयास करता है। एनएलपी का अंतिम उद्देश्य मानवीय भाषाओं को सही तरीके से पढ़ना, समझना होता है और समझाना होता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उदाहरण ईमेल फिल्टर वगैरह होते हैं। अब कुछ मिसलेसियस जो विविध महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखते हैं। इसी कृत्रिम तंत्रिका तंत्र, आर्टिफिशियल न्यूरल्स नेटवर्क, ये क्या होते हैं? ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्र का कोशिकाओं के समान कार्य करता है। जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्र की कोशिकाएं रहती हैं तो उसी के समान कार्य करता है। तो इसे मानव मस्तिष्क के विश्लेषण और सूचनाओं को संशोधित करने के तरीकों का अनुकरण करने के विकसित किया गया है। इसे न्यूरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। जैसे यह जैविक तंत्र का नेटवर्क के कार्यों को और संरचना पर आधारित होता है। भारत में यदि बात करें अपन एआई के विकास के बारे में, तो राष्ट्रीय एआई पोर्टल बनाया गया मई 2020 में। सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग और आईटी उद्योग के निकाय नासकॉम संयुक्त रूप से इस पोर्टल को संचालित करते हैं। टास्क फोर्स किया है, टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स बनाया है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है। यह भारत को एआई समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया में एआई को अपनाने की दिशा में कार्य करेगा। एआई प्रौद्योगिकी में तेजी लाने के लिए नीति और कानूनी ढांचा तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। एआई लागू करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना विशिष्ट उद्योगों, अनुसंधान कार्यक्रमों और सरकार की 5 साल की सिफारिश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रणनीति के बारे में बात करें अपन, नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 2008 में रणनीति तैयार करने की जो कोई निम्नलिखित बिंदु है इसके, तो मानव मशीन परस्पर क्रिया के लिए विधियों का विकास करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुसंधान में विकास के सक्षम कार्यबल का निर्माण करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना, उन पर काम करना, बेंचमार्क के माध्यम से एक मानक और माप के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना। अब ऐसे कि 5I है इसकी, 5I में इंडिजीनियस स्वदेशीकरण करना है, इंक्लूसिव समावेशन करना है, इनोवेशन नवाचार करना है, और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कि बुनियादी ढांचे में निवेश करना है, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को चाहिए। एआई पर चर्चा 28 अक्टूबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा ये चर्चा बनी थी। इसकी थीम क्या थी? एआई फॉर डाटा ड्राइवन गवर्नेंस। यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मार्च 2021 को इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया। यह पहल दोनों देशों के लिए भारतीय प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को फोकस करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर मेटा यानी फेसबुक ने 24 जनवरी 2022 को एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया। माना जाता है कि वर्तमान में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर में से एक है। एआई फॉर ऑल इंटेल यानी शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पहल देश में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बुनियादी समझ पैदा करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे संबंधित यदि संस्थान के बारे में बात करें तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट 1983 में बनाया गया था। ये संस्थापक के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड में ऑस्टिन टेट निदेशक है। प्रकार एक एनजीओ टाइप से ही ना। और एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1979 में बनी है। वैज्ञानिक समाज ये प्रकार है। उसका मुख्यालय बात करें अपन तो पालो अल्टो कैलिफोर्निया यूएसए में। अध्यक्षता सुब्बाराव कंबपति होते हैं इसके। और हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेक मी टू स्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित एआई प्रयोगशाला है जो MOITD माई ऑर्बिट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन को दिसंबर 2024 के मध्य में इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। तो इस टाइप से जो एआई से संबंधित बातें हैं जो अपन ने आज देखी हैं। तो ये जो PDF वगैरह होता है मटेरियल बहुत ही मेहनत से बनता है। तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम अध्ययन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।